संयोजक सरपंच प्रतिनिधि मोहम्मद जुरुल्लाह साहब, संचालक सगीर आलम साहब मंच से उठकर चली गई हैं। दूसरा भी एक कार्यक्रम था, पूर्व सांसद लवली आनंद जी, हमारे अभिभावक अभी निकल चुके हैं, आदरणीय प्रमोद बाबू, पूर्व विधायक 74 आंदोलन में हमारे साथ जेल में रहे भाई यदुवंश यादव जी, पूर्व मंत्री प्रियवर विश्व मोहन मंडल जी, शिवहर विधायक चेतन आनंद जी, मेरे मित्र 74 आंदोलन के साथी आदरणीय कुलानंद अकेला जी, हमारे साथी मोहम्मद आसिफ अली जी, मेरे कनिष्ठ पुत्र अंशुमन आनंद जी, पीपरा नगर अध्यक्ष मनोज मनु जी, हमारे मित्र आदरणीय शशि बाबू, रतन बाबू, मुन्ना जी, शशि भूषण, किशनपुर के हमारे अध्यक्ष पप्पू जी, युवा अध्यक्ष समरेन जी, सोहन जी, नन्हे जी, भीतपुर से आए हमारे मित्र बुच्ची गुप्ता जी, बुच्ची गुप्ता जी, निर्मली से आए आदरणीय कुंवर जी, कुनौली से बाबू साहब, विलक्षण मंडल जी, और हमारे अनुज, हमारे प्रिय बिल्कुल करीबी, जिनको हम लोग अभिभावक मानते थे 74 आंदोलन में, परमेश्वर कुंवर जी के साथ यदुवंश बाबू गवाह हैं। हम सब लोग गोइट जी के आदरणीय गोइट जी, अशेश्वर गोइट जो राघोपुर के विधायक हुआ करते थे, उनके पुत्र और पूर्व विधायक भाई उदय गोइट जी, अन्य हमारे साथी पूर्व सरपंच संजय जी, अबुल कैस साहब, नईमुद्दीन साहब पूर्व मुखिया, धीरेन्द्र कुमार जी, जो भी छूट रहे हैं, मैं सबको सादर अभिनंदन करते हुए क्या 3:30 बजे से कार्यक्रम रख दिया गया था। बाद में मुझे सुपौल के साथियों ने कहा कि धूप कड़ी है, थोड़ा विलम्ब कीजिए, और विलम्ब होते होते ज़्यादा विलम्ब हो गया। अभी हम जब बोलने के लिए खड़े हुए हैं तो 7:45 बजने में 5 मिनट कम है। हम आपके धैर्य की सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और ये साबित करता है कि जिस उद्देश्य से, जो एक संकल्प से आज ये सद्भावना सम्मेलन बुलाया गया है, वो आगे भी अपने लक्ष्य में 100% खरा उतरेगा। हम अपनी पूरी चट्टानी एकता के साथ सामाजिक सद्भाव को कायम रखेंगे। हम नफरत की खेती पर वोट का फसल उगाने वाले सत्ता लोगों को इस मंच से संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में नफरत की खेतीबाड़ी हम चलने नहीं देंगे। यकीन मानो साथियों, भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसमें विविधता में एकता, जिसकी खूबसूरती है, सामाजिक सद्भाव, जातीय सद्भाव, प्रेम, ये सब हमारी खाती है।
हमारी विरासत है। किसी ने कहा, लवली आनंदप्राय कहा करती है कि अगर 1857 नहीं होता तो 1942 की क्रांति नहीं होती, और अगर 1942 की क्रांति नहीं होती तो 1947 में देश आज़ाद नहीं होता। मित्रों, इस तीनों आंदोलन के इतिहास को अगर हम पढ़ें तो जो हमारा देश तब एक बड़ा भूभाग था, जिसमें पाकिस्तान था, जिसमें बांग्लादेश था, जिसमें हिंदुस्तान था और छोटे छोटे मुल्क थे, नेपाल तक था। तो हालांकि स्वतंत्र तब भी नेपाल को माना जाता था, लेकिन ये सभी जो आज का एशिया महादेश है उसका लगभग एक बड़ा भूभाग, जिसको भारतीय उपद्वीप कहते हैं, उसमें इतने दूर में फैला हमारा भारत। 1857 का गदर अंग्रेजों के खिलाफ, जिसको आज़ादी की पहली लड़ाई कही जाती है, जिसको आज़ादी का पहला जंग माना जाता है, उसका नेता कौन था? आज आंख में आंख डाल के इन फिरका परस्ताकों को बताना होगा कि तब हमारा नेता अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुआ करते थे, जिसके नेतृत्व में तात्या टोपे, नाना फडणवीस, लक्ष्मी की बाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे अनेकों योद्धा, मंगल पांडे जैसे अनेकों योद्धाओं ने शहादत दी। उसका नेता बहादुर शाह जफर हुआ करता है। साथियों, वही बहादुर शाह जफर जिसको बुढ़ापे में जलील कर, अपमानित कर गिरफ्तार किया गया, उन्हीं के महल में उनके ऊपर मुकदमे चलाए गए, हाथ पैर बांधकर कुर्सी पर बिठाया जाता था और उनको जलील किया जाता था। गंदे गंदे सवाल किए जाते थे और अंत में उन्हें जलावतन किया गया, देश निकाला किया गया। रंगून की काल कोठरी में वो बूढ़ा जफर तरफ तरफ कर मातृभूमि को याद करता रहा और लिखता रहा। कालिक से ये काल कोठरी में पत्थर से लिखता रहा, कविताएं लिखता रहा, और उसी कविता का एक अंश है, 2 गज जमीन भी न मिली हुए यार में, कितना बदनसीब है जफर। 2 गज, कितना बदनसीब है जफर, कफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली दफन के लिए। तो जो भी हो साथियों, इस तरह से रो रो करके बूढ़ा जफर प्राण त्याग किया। जब जफर पकड़े गए, बहादुर शाह जफर, उनके 2 बेटों को, जवान बेटों को, जब वो गिरफ्तार थे, कैद खाने में थे, तो एक दोपहर अंग्रेज सिपाही आए, लाल कपड़े से ढका थाल लेकर, कि जफर वजू बनाओ, खाना खा लो। जब वजू बनाकर जफर, बहादुर शाह जफर खाना खाने आए, कपड़ा उलेटा तो देखा 2 जवान बेटों के कटे हुए सर थाल में रखे गए, और जफर ने आंख से आंसू नहीं बहाया। उस बूढ़े से, भारत के उस बूढ़े शेर ने रोया नहीं और बड़ी शान से कहा, हर बहादुर बेटा अपने बहादुर बाप के सामने इसी तरह सुरखरू होकर रूबरू होते हैं। साथियों, ये शहादत, आज उस शहादत को भुलाने की बात की जाती है, आज उसको गालियां दी जाती है। कहता मुगलों के इतिहास को दफन करो,
मुगलों के इतिहास को दफन करो, अच्छी बात है। अपना इतिहास कहाँ से लाओगे? माफी वीर का इतिहास लाओगे, जो 6-6 बार जेल के डर से, चक्की पिसने के डर से माफी मांगा, उसका इतिहास थोपने की कोशिश हो रही। आज संसद में उसी दिन को चुना गया जिस दिन माफी वीर सावरकर का जन्मदिन था। साथियों, ये कौन लोग थे भारत के टुकड़े करने वाले? अगर जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया, कहा हिंदू और मुसलमान 2 कौम है, हम एक साथ नहीं रह सकते, तो उसके 4 साल पहले यही सावरकर के लोगों ने, गोडसे के खानदान के लोगों ने, आरएसएस वालों ने भी द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था। ये कट्टरपंथ नेहरू ने कभी लिखा कि कट्टरपंथी ताकतें एक दूसरे की पृष्ठपोषक हुआ करती है। कह रहा था मेरा छोटा बेटा अंशुमन, वो सही कह रहा था। अगर आज कट्टरपंथ को हवा दे रहा है तो उसका नाम है मोदी एंड कंपनी, और दूसरी तरफ हिंदू कट्टरपंथ को अगर कोई हवा दे रहा है तो वह है मोदी एंड कंपनी, और दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथ को कोई अगर हवा दे रहा है तो उसका नाम है ओवैसी एंड कंपनी। ये एक दूसरे के पृष्ठपोषक है। इस चालाकी को हमको समझना होगा। वहां आज इस प्रदेश में समाजवादियों की अकेली सरकार होती, अगर सीमांचल में ओवैसी का चाल सफल नहीं हुआ, वो हम उन लोगों को, उन विधायकों को इस मन से धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इस बात को समझा और ओवैसी की पार्टी को ठेंगा दिखाते हुए फिर आरजेडी को अपना घर माना, समाजवाद को अपनाया, कट्टरवाद को छोड़कर। हम अभिनंदन करते हैं। साथियों, बड़ी कोशिश हो रही है हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने की, बड़ी कोशिश हो रही है, और ये सपना आज का सपना नहीं है। ये सपना आज़ादी के पहले कुछ लोगों ने पाला था, और किन कारणों से, विपक्ष की नपुंसकता के कारण या वो हमारी कायरता के कारण आज ये सपनों, ये धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने वाले शक्तियों का आज सपना वर्षों बाद, आज़ादी के 7 दशक बाद सफल हुआ एक मायने में, लेकिन ये सबसे बड़ी चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ी। हम हमारी गंगा जमुनी संस्कृति को घायल करने की मुहिम है हमारे अंदर। ये हिंदू मुसलमान के नाम पर तोड़ने की साजिश है। उनसे कहो कि 1857 में अगर हमारा नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे तो 1942 के पहले और 1942 में ये कौन लोग थे? अगर आजादी के परवाने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल निकले, भगत सिंह निकले, चंद्रशेखर आजाद निकले, बटुकेश्वर दत्त निकले, दुर्गा भाभी निकली, तो उसके साथ साथ इस मिट्टी में अशफाक उल्लाह खान का खून भी शामिल हुआ। फांसी के तख्त को अशफाक उल्लाह खान ने भी स्वीकारा। 1857 के गदर के नायक बाबू वीर कुंवर सिंह का कौन था सेनापति? आंख में आंख डालकर इन फिरका परस्तात्वों को समझाना होगा। कौन थे वो? 1857 के गदर के बिहारी नायक, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह जी बड़ा वीर मर्दाना था। उसका सेनापति कौन? करीम खान। उसका न्यायाधीश कौन था? पीर अली, जिसे फांसी के तख्त पर लटका दिया गया। ये कुर्बानी है, ये चमन है हमारा भारत, जिसमें कई जातियां हैं,
कई नस्लें हैं, कई धर्म हैं, कई भाषाएं हैं, कई भूषाएं हैं, कई बोलियां हैं, कई संस्कृतियां हैं और सबों को मिलाकर भारत बना है। भारत किसी एक का बपोती नहीं है और ये साजिश नहीं चलेगी कि सारे इस चमन में अगर गेंदा है तो गुलदाउदी भी है, चंपा भी है, चमेली भी है, कनेर भी है, धतूर भी है, सब गुलाब भी है। सारे फूलों को काट कर गुलाब को खिलने की इजाजत जब तक आनंद मोहन, जब तक यदुवंश यादव, जब तक विष्णुमोहन कुमार, जब तक प्रमोद सिंह, जब तक हमारे साथी आसिफ अली, जब तक हमारे मित्र कुलानंद अकेला है, तब तक हम इन सारे फूलों को काट कर गुलाब को खिलने की अकेले इजाजत नहीं दे सकते। याद रखना, हमारे खेत लहलाते ये चमन की बात है, वहां गेहूं भी है, धान भी है, मकई भी है और आपको मूंग भी है, राहर भी है, कुर्थी भी है, अनेक तरह के फसल। सभी फसलों को काट कर अगर कोई कहे कि हम सिर्फ गेहूं को की खेती का इजाजत देंगे तो उसकी हाथ तोड़ देने का काम करो। जब तक हम लोग हैं, सद्भावना सम्मेलन का ये संकल्प जाना चाहिए कि जब तक हम लोग हैं, अगर मुस्लिम कट्टरपंथी हिंसा का घोड़ा सद्भाव के छाती को रोकने के लिए निकले तो भाई आसिफ अली निकले, नूरुल्लाह साहब निकले, हमारे संचालक महोदय निकले और मुस्लिम कट्टरपंथियों के घोड़े को लगाम देने का काम करें। जब हिंदू कट्टरपंथ का घोड़ा हमारे सद्भाव के छाती को रोक कर आगे बढ़ना चाहेगा, तब निकलेंगे कुलानंद यादव अकेला, तब निकलेंगे हमारे यदुवंश जी, तब निकलेंगे हमारा बेटा अंशुमन और तब निकलेगा आनंद मोहन, हमारे मित्र बुच्ची गुप्ता। हम सब मिलकर हिंदू कट्टरपंथ को लगाम देने का काम करेंगे। ये आज का संकल्प, आज के इस सम्मेलन का संकल्प होना चाहिए। बड़ी कोशिश हो रही है, बड़ी कोशिशें हो रही है, हमारी प्यार को, हमारी एकता को तोड़ने की एक मुहिम चल पड़ी है। नफरत की खेती पर वोट के फसल को उगाने की हमको सचेत रहना है। अगर हम सचेत ना रहे तो निश्चित मानिए ये सफल होंगे। और अगर हमारे मन में द्वेष रहा, जो द्वेष, जो नफरत, जो उन्माद पैदा करने की कोशिशें हो रही है, इसको समझने की जरूरत है, इस चालाकी को समझने की जरूरत है। ये किसी के नहीं है। बड़े बड़े वायदे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, काहे का विश्वास, काहे का विकास, कहा स्मार्ट सिटी बनाएंगे 100, बताइए कहाँ का बना, कहा कि वो कौन ट्रेन, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, कहाँ कहाँ चला, कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, क्या हुआ नौकरी का, कहा कि हर कीमत पर महंगाई को रोकेंगे, क्या हो गया, किसी ने कहा, किसी ने नहीं, चाणक्य ने कहा, आचार्य चाणक्य बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा कि जब राजा होगा व्यापारी तो प्रजा होगी भिखारी। आज वो चरितार्थ हो रहा है। 2 गुजराती देश को बेच रहा है और 2 गुजराती देश को खरीद रहा है। मैं नाम नहीं, आप लोग सब जानते, नाम लेने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन आप समझ रहे तो बेकार की बात कहना। साथियों, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, LIC बेच दिया, जितने कमाऊ सरकारी संस्थान थे
सबों को बीमारू कह करके बेच दिया। क्यों बेचा? किसी को अगर कमा के लाना हो, कोई एक मोटरसाइकिल लिफ्टर आपका बुलेट छीने तो उसको क्या करेगा? 5,000 10,000 में बेच देगा। इसलिए वो कमाया हुआ माल नहीं है, वो लूटा हुआ माल है। उसकी कीमत वो नहीं जानता। नेहरू को गाली देते। उठाइए इतिहास, किस प्रधानमंत्री के समय में कितनी संस्थानें खड़ी हुई, उठाइए। अटल जी का जमाना आया तो 3 से 6 पर आ गया, लेकिन आज एक भी सरकारी संस्थान खड़ा नहीं किया, लेकिन एक को बीमारू का करके बेच दिया। अब इनकी नजर कहाँ है? किसान आंदोलन हो। किसान अपने फसलों की कीमत के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा था, किसान भविष्य में हमारी नस्लों की लड़ाई लड़ रहा था। हमारी नस्ल कैसे बचे उसकी लड़ाई थी। सैकड़ों किसान मर गए साथियों। लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र में उनकी आवाज को कुंद करने की, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, वो शर्मनाक थी। अन्नदाता को कहा गया खालिस्तानी, और वो लड़े, और जब उनकी लड़ाई सफल हुई, हार मानना पड़ा इन फिरका परस्ताकों को, घुटने टेकना पड़ा किसानों की एकता के सामने। और साथियों क्यों? इसलिए कि उनकी नजर रेल, एलआईसी, सेल, जहाज रानी, बंदरगाह, रोडवेज, प्लेटफॉर्म तक ही नहीं थी। उनकी निगाहें हमारे खेतों पर थी, हमारे जल, जंगल और जमीन पर थी, हमारे खेत और खलिहान पर थी। हम शुक्रगुजार हैं कि किसान आंदोलन ने हमारे खेतों को बचा लिया, हमारे जमीन को बचा लिया, हमारे इस कृषि प्रधान देश की आधारशिला जो है उस खेती को बचा लिया। साथियों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप तमाम लोगों को इन तमाम बारीक चीजों को, एक एक चीजों पर, हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर नजर रखनी हो। संसद बना, क्यों बना? इसलिए कि नाम खुदवाना था, अमर होना था। अयोध्या जी में मंदिर बना, मंदिर के आंदोलन को लेके कितने लोग आए, बीजेपी में भी, हिंदू महासभा में भी, किसी को मौका नहीं मिला। जैसे वहाँ दंडवत लेटा, उसी तरह सदन के सामने भी दंडवत ने एक बहुरूपिया दंडवत लेट करके नाम खुदवाया। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने नहीं कहा, मैं नहीं कहता, आपको टेप भेज देंगे, एक एक आदमी अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा। एक संत ने कहा कि हमारा 1400 करोड़ रुपया हिंदू महासभा ने जो जमा किया था, ये क्या है? शिला पूजन। जहां जहां गया शिला दिया, धान दिया, गेहूं दिया, अनाज दिया, रुपया दिया। पूछिए तो, इतना जो शिला बनने के लिए गया था अयोध्या, ये करोड़ करोड़ ईंट जो आपने ट्रैक्टरों पर लाद के भेजा था राम मंदिर के लिए, वो कहाँ गया? आज ईंट से बन रहा है या राजस्थान के पत्थर से बन रहा है? किस चीज से बन रहा है? राजस्थान के A1 पत्थर से वो बन रहा है। शिला कहाँ गया? कहा पटेल की मूर्ति लगाएंगे, कौन सा? एकता, यूनिटी स्टैचू। उसके लिए आप लोग सब लोहा दीजिए। हमारे लोगों ने देश भर से लोहा दिया। लोहा कहाँ गया भाई? आया मूर्ति चीन से, 3000 करोड़ में चीन से आया, जिस चीन को तुम गाली देते हो। डोकलाम में जिसको हमारे शहीदों को मार के बिहार के लोगों को भेज दिया, उस चीन से मूर्ति आई।
तो ये लोहा कहाँ चला गया? सैकड़ों टन, हजारों टन देश भर से जो लोहा आया वो क्या हुआ? ये ईंट, ये लोहा सब कबाड़ में बेच करके और बीजेपी का कार्यालय बना। किन दिनों जब कोरोना काल था, आप 4000 से ज्यादा रुपए नहीं निकाल सकते थे एक व्यक्ति, लेकिन बीजेपी का आरटीआई लगाइए। हर जिला में बीजेपी के कार्यालय के लिए करोड़ों रुपए दिए गए और आज भवन बन के खड़े। ये हमारे सोनित के पैसे। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर का अकाल था, लोग की मौत हो रही थी और मौत का सौदागर कार्यालय के लिए जमीन खरीद रहा। ये अगर झूठ हो, आनंद मोहन राजनीति छोड़ देगा, पता कीजिए। साथियों, ऐसे नटवर लाल लोगों को जो मुल्क के मिजाज में जहर और नफरत फैलाना चाहता है, उससे उसको समझने नहीं, आज उसको निपटने का संकल्प होना चाहिए, उससे दो हाथ करने का संकल्प होना चाहिए। तभी ये सद्भावना सम्मेलन कुछ माने रखता। मित्रों, मैं निकला 16 साल बाद निकला। आप सुने होंगे बिहार की कोई छोटी बड़ी पार्टी नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का नेता हो, चाहे वो हम पार्टी का नेता हो, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, जो भी है, कोई एक पार्टी नहीं बची। चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे वो रामविलास जी की पार्टी हो, पारस हो, कोई व्यक्ति नहीं बचा, कोई पार्टी नहीं बची जो सार्वजनिक मंच से ये नहीं कहा कि आनंद मोहन निर्दोष है और उनको बाहर आना चाहिए। सिवाय एक पार्टी के कहीं से भी ढूंढ लाई इस 15 वर्ष में बीजेपी वालों ने ये कहा हो कि आनंद मोहन निर्दोष है, इनको निकलना चाहिए। कहते हैं आप बीजेपी पर अटैक क्यों करते हो? बहुत